हेलो एवरीवन, शिखर इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज के सेशन में हम टिश्यू से संबंधित कुछ वीडियो लेक्चर्स जो हो चुके हैं उसके रिगार्डिंग में हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, साइकोलॉजी, माइकोलॉजी और हिस्टोलॉजी। तो ऊतकों का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहते हैं, और साइटोलॉजी जो कोशिका विज्ञान उसको बोलते हैं। साइकोलॉजी तो आपको पता ही है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाता है? देखिए, अस्थि जहाँ पे ज्वाइंट होती है उसके ज्वाइंट को मूवमेंट कराने के लिए, दो अस्थियों को आपस में मूवमेंट कराने के लिए वहाँ पे एक पतला या कम मुलायम एक अस्थि होती है जिसे हम उपास्थि कहते हैं। तो अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाने का काम करती है उपास्थि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एपिथेलियल ऊतक, उपकला ऊतक निम्न में से कौन कौन सा कार्य करता है? रक्षण, श्रवण, सिक्रेशन, शोषण, रक्षा श्रवण, अवशोषण, रक्षा श्रवण, पाचन, रक्षा, पाचन और अवशोषण। देखिए, ऑब्जर्वेशन करने का काम तो करता है, अवशोषण करने का काम होता है, रक्षा करने का भी काम होता है, क्योंकि एपिथेलियल उपकला ऊतक जो होता है वो त्वचा में पाया जाता है और त्वचा के माध्यम से हमारे शरीर की रक्षा करने का काम करता है, श्रवण करने का भी काम करता है। कुछ कुछ चीजें इसमें से सिक्रेशन भी होती है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, रक्षण, श्रवण और अवशोषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केराटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। देखिए, केराटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य कथन क्या है? केराटिन प्रोटीन जो होता है कठोर, ठीक है, जल रोधक, यह त्वचा के एपिडर्मिस में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। यह जल के लिए पारगम्य है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यही असत्य है, यही क्या है? असत्य है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, यह जल के लिए पारगम्य है, जल के लिए पारगम्य नहीं होता है क्योंकि कठोर और जल रोधक होता है। केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, केराटिन प्रोटीन किसे पाया जाता है? त्वचा में, बालों में, नाखून में। देखिए, बाल में केराटिन प्रोटीन तो पाया जाता है, केराटिन ट्रीटमेंट भी होता है, इसका आपको पता होगा। नाखून में भी पाया जाता है, तो नाखून और बाल दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से त्वचा का आइडिया नहीं है, त्वचा में शायद त्वचा में पाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी जीव बने होते हैं, ठीक है, देखिए सभी जीव बने होते हैं कोशिकाओं से, ऊतकों से, अंगों से और अंगतंत्र से। देखिए, अगर देखा जाए तो सभी जीव अंगतंत्र से बने होते हैं, अंगों से भी बने होते हैं, ऊतकों से भी बने होते हैं, लेकिन सबसे छोटी कड़ी अगर देखा जाए तो सबसे छोटी कड़ी होती है कोशिका, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोशिकाओं से। तो सभी जीव बने होते हैं कोशिकाओं से, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस्थि मज्जा अनुपस्थित होता है, बोन मेरो, बोन मेरो की बात हो रही है। बोन मेरो किसमें अनुपस्थित होता है, किसमें बोन मेरो नहीं पाया जाता है? तो शरीर से रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें, स्तनधारी में, उभयचर में और पक्षी में। तो देखिए, यहाँ पे जो पक्षी हैं, पक्षी में अस्थि मज्जा या बोन मेरो नहीं पाया जाता। ठीक है, पक्षी में अस्थि मज्जा नहीं पाया जाता, उसमें बोन मेरो नहीं पाया जाता। निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक का कार्य नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक का, देखिए संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिंग टिश्यू, कौन सा है जो कनेक्टिंग टिश्यू का काम नहीं है? तो एंजाइम स्रावित करना, संबंध करना, रिलेशन, कनेक्शन, सहारा प्रदान करना, संवहन करना। तो भाई जैसे इसका नाम है संवहन ऊतक, ठीक है, तो संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक तो संवहन करेगा ही, संवहन करेगा ही करेगा, सहारा प्रदान करने का भी काम करता है। ठीक है, संबद्धता भी, एंजाइम स्रावित नहीं करता। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सब करते हैं, ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ये नहीं करता है, तो एंजाइम स्रावित करना इसका काम नहीं है। निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? कौन संयोजी ऊतक नहीं है? त्वचा, स्नायु, रक्त या अस्थि। स्नायु मतलब होता है टेंडन, ठीक है, तो कौन यहाँ पे संयोजी ऊतक नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा, ये रक्त है संयोजी ऊतक, टेंडन भी है, जोड़ने का काम करता है, अस्थि भी जोड़ने का काम करती है, तो संयोजी ऊतक है। त्वचा नहीं है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा त्वचा। त्वचा एक संयोजी ऊतक नहीं है, बल्कि ये एक उपकला ऊतक है। ठीक है, ये उपकला ऊतक के अंतर्गत आता है, तो उपकला ऊतक के अंतर्गत आता है, तो त्वचा यहाँ पे नहीं होगा, त्वचा ऊतक संयोजी ऊतक नहीं है। अगला, निम्न में से कौन एक तरल संयोजी ऊतक है? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, और आप एक्सपेक्ट करिए कि आपके एग्जाम में ऐसा कॉमन क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा लेवल को हाई करेंगे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो यही रहेगा। तो कौन से इनमें से तरल संयोजी ऊतक हैं? अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, रुधिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर रुधिर, अर्थात ब्लड। ठीक है, ब्लड ही क्या है? हमारा तरल संयोजी ऊतक है। इसी के माध्यम से ये पूरे शरीर में घूमता रहता है और
पोषक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। अस्थि संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, देखिए अस्थि संयोजी ऊतक जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो अस्थि संयोजी ऊतक के मुख्य कार्य को देखें तो शरीर को आकार देना, बिल्कुल शरीर को आकार देने का काम तो करती है। अंगों को सहारा भी दिया जाता है इससे। मरुपेशियों मांसपेशी होते हैं उनको सहारा देने का काम करते हैं, बिल्कुल। तो इनमें से हो जाएगा सभी। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक मजबूत और कठोर ऊतक है? मजबूत और कठोर ऊतक की बात करेंगे तो मजबूत और कठोर ऊतक में आपको आ जाता है सीधा सीधा, यहाँ पे दिख रहा है रुधिर, लिक्विड फॉर्म में होता है उपास्थि, अस्थि से कमजोर होता है, स्नायु सावली पैदा नहीं होता, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अस्थि। अस्थि जो है, हड्डी जो है, बोन्स, ये आपके सबसे मजबूत और कठोर ऊतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस्थि की अधात्री मैट्रिक्स होती है तरल, कठोर, जेली जैसी या गैसीय? ठीक है, अस्थि की अधात्री मैट्रिक्स जो होता है अस्थि के भीतर में वो कैसा होता है? तो वो जेली टाइप का होता है, एक लिक्विड टाइप का फॉर्म होता है, वो लिक्विड जैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। इसलिए कहना चाहिए कि अस्थि की जो मैट्रिक्स होती है वो जेली जैसी होती है, एक लिक्विड मतलब चिपचिपा पदार्थ होती है। चलिए, हैवर्शियन सिस्टम पाया जाता है, हैवर्शियन तंत्र किसमें पाया जाता है? देखिए भाई, हड्डी के भीतर में कुछ ऐसा ही इसनुमा जालीनुमा संरचना बनी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? हैवर्शियन सिस्टम कहते हैं। उसमें और भी ऑर्गन्स होते हैं, और भी छोटे छोटे उसके पार्ट होते हैं। तो हैवर्शियन तंत्र यहाँ पे अगर बेसिकली इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखा जाए, इस क्वेश्चन के बिहाफ में देखा जाए, तो ये पाया जाता है अस्थि में। ठीक है, अस्थि में हैवर्शियन सिस्टम होता है, हैवर्शियन तंत्र पाया जाता है। नंबर 15, खालिस्तान की उपस्थिति के कारण हम अपनी बाह्य कर्ण को मोड़ सकते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण हम अपने बाह्य कर्ण को मोड़ सकते हैं? अस्थि, उपास्थि, एडिपोज या एरियोलर? एडिपोज है ये। अस्थि, उपास्थि, एडिपोज या एरियोलर? तो देखिए, अस्थि रहती तो अस्थि बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होती। हड्डी जो होती है ये कठोर पदार्थ, कठोर ऊतक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कार्टिलेज, जिसको बोलते हैं उपास्थि, ये बोन और कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के नाम से, उपास्थि की वजह से हम अपने कर्ण को मोड़ पाते हैं। कार्टिलेज से ही मिलकर के बना होता है, कार्टिलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी ऊतक अस्थियों से मांसपेशियों, संयोजी ऊतक कौन सा है इनमें से जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है? देखिए यहाँ पे बोन टू मसल्स, ठीक है, बोन टू मसल्स की बात करेंगे, और एक होता है बोन टू बोन्स। तो बोन्स टू मसल्स, ठीक है, बोन्स टू मसल्स जोड़ने का जो काम है वो काम किसका है? तो बोन्स टू मसल्स को जोड़ने का काम करता है टेंडन, और बोन्स टू बोन्स को जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा संयोजी ऊतक। टेंडन जो है वो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोन से मसल्स को जोड़ने का काम कौन करेगा? तो टेंडन करता है। नेक्स्ट, खालिस्तान की अधात्री मैट्रिक्स जो है प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो ये किसकी मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है? तो यहाँ पे अधात्री की बात की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उपास्थि में ही अधात्री होगी। यहाँ पे उपास्थि की जो अधात्री होती है, उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है, जो इसको हमने देखा था, वही प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। जेली टाइप का जो आइटम होता है उसकी बात की जा रही है। खालिस्तान अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है, उपास्थि, ठीक है। कार्टिलेज जो होती है हड्डियों के जोड़ों को चिकना बनाती है, इसी की सहायता से हड्डियां एक दूसरे के साथ मूवमेंट कर पाती हैं। एक दूसरे के ऊपर जो रोटेशन होता है, जो मूवमेंट होता है, वो उपास्थि के कारण ही है। तो उपास्थि अर्थात, चलिए, तो उपास्थि अर्थात यहाँ पे हो जाएगा जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, इसकी बात करते हैं। 19, किसी कोशिका, किसी जीवित कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। देखिए, किसी जीवित कोशिका या ऊतक, कोशिका की मृत्यु को नेफ्रोसिस कहा जाता है, ठीक है। कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेफ्रोसिस कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बी, नेफ्रोसिस। परीक्षण के लिए कोशिकाओं या ऊतकों को शरीर से अलग करना खालिस्तान कहलाता है। परीक्षण के लिए कोशिकाओं या ऊतक को शरीर से अलग करना खालिस्तान कहलाता है। देखिए, ये ऑप्शन है आपके पास, बायोप्सी, ऑटोप्सी, वैक्सटमी और ल्यूबेक्टमी। तो यहाँ पे बायोप्सी टेस्ट होता है, आपको पता होगा। एक कोशिका जो होती है सेल में जब अनियंत्रित विभाजन होता है तो उसी को कैंसर कहते हैं। तो सेल का ही टेस्ट करते हैं, ठीक है, कैंसर में। तो कैंसर में जो टेस्ट होता है उसको बायोप्सी कहते हैं। एक छोटे से पार्ट को, कोशिका के पार्ट को स्क्रैच करके, खुरच करके निकाला जाता है और उसको जाकर के फिर टेस्ट करते हैं, तो पता चलता है कि उसमें कहीं अनियंत्रित विभाजन तो नहीं हो रहा है। तो कैंसर का टेस्ट काइंड ऑफ करना चाहिए, और यहाँ पे परीक्षण के लिए कोशिका को शरीर से अलग करना। चलिए, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा, एडिपोज ऊतक, सुक्रोज और ग्लूकोज। एडिपोज ऊतक के कारण मोटापा होता है, जिसको वसामय ऊतक कहते हैं, ठीक है। एडिपोज ऊतक में ही वसा होता है, तो वसा के कारण ही मोटापा होता है। तो एडिपोज ऊतक जो होता है उसी के कारण
इसी की अधिकता के कारण शरीर में मोटापा बढ़ता है। नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? शरीर को गर्म रखने के लिए स्वेद ग्रंथि, संयोजी ऊतक, रोम या वसामय ऊतक? वसामय ऊतक अर्थात इसी को बोलते हैं हम लोग एडिपोज। ठीक है, एडिपोज ऊतक की बात करते हैं तो इसी का नाम आता है एडिपोज ऊतक। तो देखिए, एडिपोज ऊतक ही शरीर के टेम्परेचर को, शरीर के तापमान को एक समान रखने के लिए काम करता है। यही हमारे शरीर का जो क्या करना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोलर करना चाहिए। ठीक है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़, देखिए ऊंट के कुबड़ में वो क्या करता है, संचित वसा को संचित करके रखता है। ठीक है, तो वसा को संचित करने के लिए वसामय ऊतक अर्थात एडिपोज ऊतक। तो ऊंट का जो कुबड़ होता है वह एडिपोज ऊतक होता है, वसामय ऊतक होता है। पेशी ऊतक या उपास्थि, ये उपास्थि हो जाएगा, या अस्थि ऊतक नहीं होता है, तो ये हो जाएगा वसामय ऊतक, जिसमें वह वसा को संचित करके रखता है। जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? तो जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? क्यूटिकल, किरेटिन, काइटोन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, नाखून और सींग की बात हो रही है तो नाखून और सींग जो होते हैं वो किरेटिन के बने होते हैं। ठीक है, जंतुओं के नाखून और जो सींग है वो किरेटिन के बने होते हैं, काइटोन के नहीं बने होते हैं। किरेटिन ही होता है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा किरेटिन। नंबर 5, एक कोशिका में डीएनए है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, वसी एसिड और एमिनो अम्ल। ठीक है, एमिनो एसिड। देखिए भाई, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन चलता है, कोशिका का जो डीएनए होता है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बना होता है। तो एक कोशिका में डीएनए क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से ही डीएनए का निर्माण होता है। तो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे हो जाएगा आंसर 25, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? ठीक है, तो देखिए कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, मोनोसाइट उसका पार्ट होता है, कहना चाहिए। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, आई थिंक यहाँ पे लिम्फोसाइट सही होगा। ठीक है, लिम्फोसाइट होगा। इनमें से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? तो लिम्फोसाइट कोशिका जो होती है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। चलिए, ये सब ब्लड के पार्ट है ना, लिम्फोसाइट ये सब ब्लड के अंदर में होता है। चलिए, हाइपरप्लासिया। ठीक है, हाइपरप्लासिया क्या है? देखिए, हाइपरप्लासिया ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन। कोशिका की संख्या में असामान्य वृद्धि, कोशिका के आकार में वृद्धि, मांसपेशी में अत्यधिक गतिशीलता और अत्यधिक भोजन का सेवन। तो कोशिका की संख्या में असामान्य वृद्धि, ये कहलाता है हाइपरप्लासिया। कोशिका की संख्या में, ध्यान रखेंगे ना, संख्या की बात की जा रही है, संख्या में असामान्य वृद्धि होगी तो उसको कहेंगे हाइपरप्लासिया। और आकार में वृद्धि होती है, ठीक है, यही कैंसर का कारण होता है। तो कोशिका की संख्या में असामान्य वृद्धि को हम कहते हैं हाइपरप्लासिया। चलिए, तो हाइपरप्लासिया कहला गई है। आगे बढ़ते हैं, ब्लबर संबंधित है, एरियोलर ऊतक से, एडिपोज ऊतक से, उपास्थि से, अस्थि से। देखिए भाई, ब्लबर क्या होता है? जैसे हमने देखा था ऊंट का जो कुबड़ होता है, ठीक है, ऊंट में जो उसका जो कुबड़ होता है, वैसे ही व्हेल जो मछली होती है, व्हेल मछली में ब्लबर पाया जाता है। ठीक है, व्हेल मछली में ब्लबर पाया जाता है। तो ये ब्लबर का संबंध, जैसे ऊंट के कुबड़ का संबंध हमने एडिपोज ऊतक से देखा था, तो यहाँ पे भी ब्लबर का संबंध जो है वो एडिपोज ऊतक से होगा, क्योंकि जैसा काम ऊंट के शरीर में कुबड़ का होता है, वैसे व्हेल मछली में ब्लबर का होता है। तो ये एडिपोज ऊतक हो जाएगा। इनमें से कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, फफूंदी नहीं होगा, मोलस्का नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा विषाणु। ठीक है, वायरस जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है, और जैसे इसको होस्ट मिलता है, ये दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं, इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। जैसे इसे कोई होस्ट मिला, ये तत्काल अपना काम करना शुरू कर देता है। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि से होता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? देखिए, तो यहाँ पे कैंसर जो होता है, ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर है, वह श्वेत रुधिर कणिकाएं की असामान्य वृद्धि से होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है वो उनके आकार में, उनके साइज में असामान्य बढ़ोतरी होती है। उसी असामान्य बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो ये असामान्य वृद्धि के कारण होता है। चलिए, निम्न में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन नहीं है? कोलेजन, इलास्टिन, किरेटिन, एंजाइम। ठीक है, देखिए कौन एक रेशेदार प्रोटीन नहीं है कहा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए कोलेजन हो जाएगा, इलास्टिन हो जाएगा, किरेटिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, ये तो है, एंजाइम नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है? एंजाइम आपका रेशेदार प्रोटीन नहीं है। तो इलास्टिन है, शरीर में पाया जाता है, कोलेजन भी शरीर में पाया जाता है, किरेटिन भी शरीर में पाया जाता है, हालांकि एंजाइम भी पाया जाता है, लेकिन वो रेशेदार प्रोटीन नहीं है। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन, इलास्टिन, किरेटिन और एक्टिन। देखिए, कोलेजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे शरीर में। ठीक है,
ये कोलेजन जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप देखेंगे, आपने ऐड में देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट में, जैसे स्किन क्रीम का एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें बताता है स्किन टाइटनिंग के लिए कोलेजन ऐसा बोलता है ना, तो वो जो स्किन टाइटनिंग है, ठीक है, तो त्वचा में हमारे कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है जो स्किन को कड़ा बना करके रखता है, मतलब अच्छा झुर्रियाँ कहना चाहिए, झुर्रियों वगैरह से बचाता है। जटिल जंतुओं में खालिस्तान प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जटिल जंतुओं में 4 प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं, जिसको हमने आपको पढ़ाया था, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, या पेशी ऊतक, और ये 4 प्रकार हमने आपको बताया था शुरू ही क्लास में। तो सभी जटिल जंतुओं में 4 प्रकार के मूल ऊतक पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 34, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक है, देखिए एपिथियल, संयोजी, पेशी या न्यूरल। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो अगर मानव शरीर की बात करें तो मांसपेशी जो ऊतक है, पेशी ऊतक है, वो सबसे ज्यादा अधिक संख्या में पाया जाता है। ये लगभग कहना चाहिए 40% के अराउंड, अगर हमारे शरीर का टोटल ऊतक का अगर दें तो 40% जो भाग है वो पेशी ऊतक से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे कठोर ऊतक है, देखिए ओपन क्वेश्चन है, सीधा सीधा। सबसे कठोर ऊतक अगर बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा, इनमें सबसे जो कठोर ऊतक है वो हो जाएगा आपका अस्थि। ठीक है, उपास्थि, रुधिर और टेंडन जो ये मुलायम होते हैं एस कंपेयर, अस्थि की अपेक्षा मुलायम होते हैं, तो सबसे कठोर ऊतक हो जाएगा अस्थि। नंबर 36, सबसे मुलायम ऊतक है, देखिए अगेन वही ऑप्शन, तो सबसे मुलायम ऊतक है तो अस्थि, उपास्थि, रुधिर और टेंडन। तो इसमें सबसे मुलायम होगा रुधिर, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर देखा जाए तो सबसे मुलायम ऊतक कौन सा होगा, रुधिर होगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो इसका हो जाएगा 36 का सी, रुधिर। चलिए, निम्न में से कौन कंकाल ऊतक का उदाहरण है, कंकाल ऊतक। देखिए भाई, कंकाल ऊतक की बात की जा रही है, तो कंकाल ऊतक का उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पे टेंडन, रुधिर, तंत्रिका ऊतक ये तो नहीं है, उपास्थि हो जाएगा, क्योंकि उसी के जो कार्टिलेज है ये भी उसी की कैटेगरी का है, बोन्स की कैटेगरी का, तो ये नहीं होगा, तंत्रिका ऊतक नहीं होगा, टेंडन भी नहीं होगा, और ये आपका रुधिर भी नहीं होगा। तो उपास्थि अर्थात कार्टिलेज यहाँ पे कंकाल ऊतक का एक एग्जाम्पल है। मैंने आपको ऊतक, कंकाल, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, याद होगा आपको। ठीक है, वास्तविक ऐसा करके। निम्न में से कौन श्वेत ऊतक है, देखिए श्वेत ऊतक कौन सा है, तो श्वेत ऊतक यहाँ पे टेंडन होता है एक्चुअल में। ये एकदम कहना चाहिए हल्का पीला दिखाई देता है, ठीक है, लाइट येलोइश होता है, ये हल्का पीला होता है, बट इसको अपन श्वेत ही कंसीडर करें, ज्यादा सही रहता है। तो श्वेत ऊतक की बात की जाए तो यहाँ पे श्वेत ऊतक होता है टेंडन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पीला रेशेदार ऊतक है, कौन पीला और रेशेदार ऊतक है। तो ऑप्शन है आपके पास टेंडन, लिगामेंट, रुधिर और एरियोलर। ठीक है भाई, एरियोलर भी एक हमारा एक ऊतक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, पीला की बात की जा रही है, हल्का पीला, तो हल्का पीला जो ऊतक होता है, हल्का पीला रेशेदार, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिगामेंट। देखेगा आप हड्डी के ऊपर, जैसे हम अपने हड्डी को मूवमेंट करा पाते हैं इसी लिगामेंट के कारण, तो ये हल्का पीला होता है। ठीक है, पीला और रेशेदार ऊतक है, हल्का पीला होता है, एकदम से पीला नहीं होता, हल्का पीलादार ऊतक है ये। चलिए, अस्थियों से संबंधित कोशिका है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। देखिए ऑस्टियोब्लास्ट तो होता है, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ऑस्टियोसाइट भी कहते हैं इसको, हड्डियों से संबंधित बिल्कुल दोनों है। ऑस्टियोप्लास्ट भी कह सकते हैं। अब ये दोनों है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट भी होगा, ऑस्टियोसाइट भी होगा और ऑस्टियोप्लास्ट भी होगा, इनमें से सभी। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अस्थियों के अध्ययन को ऑप्शन है आपके पास ऑसिफिकेशन, ऑस्टियोलॉजी, ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी तो कैंसर को कहते हैं, और इनमें से कोई नहीं, ऑस्टियोलॉजी। देखिए तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी, ऑसिफिकेशन नहीं कहते, ओंकोलॉजी तो कैंसर की स्टडी को कहते हैं। एडिपोज ऊतक खालिस्तान का संग्रह करते हैं, ये क्वेश्चन तो हमने बारंबार देख लिया है। एडिपोज जो ऊतक होते हैं वो वसा का संग्रह करते हैं, ठीक है, एडिपोज जो ऊतक होते हैं उसमें वसा का संग्रह होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लबर का उदाहरण हमने देखा था, इसके साथ साथ हमने ऊँट के कुबर का उदाहरण देखा था, और हमारे त्वचा में भी। ठीक है, एडिपोज ऊतक जो होते हैं वो वसा का संग्रह करते हैं, वसा का संचय करते हैं। संयोजी ऊतक के कोलेजन रेशे होते हैं पीला, लाल, सफेद या रंगहीन। अगर संयोजी ऊतक के कोलेजन रेशे की बात की जाए, ये एक्चुअल में ये भी हल्का पीला ही होता है, लेकिन यहाँ पे अब पीला, हल्का पीला होता है, तो हल्का पीला पीला में अंतर है, तो मेरे ख्याल सफेद ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हल्का पीला होता है, हल्का पीला एकदम लाइट, तो उसको सफेद कंसीडर कर सकते हैं। पीला मतलब एकदम पीले की बात होती है, तो उसको आप सफेद ले सकते हैं, सफेद हो जाएगा इसका आंसर। खालिस्तान में खिंचाव के कारण शरीर में मोच आती है। ठीक है, देखिए खालिस्तान के खिंचाव के कारण शरीर में मोच आती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा
मांसपेशी, लिगामेंट, टेंडन और तंत्रिका। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, लिगामेंट। लिगामेंट में खिंचाव आती है, तो लिगामेंट में खिंचाव आने के कारण ही मांसपेशियां टूटने लगती है, तो इसी के कारण मोच आती है। ठीक है, चलिए, तो लिगामेंट में खिंचाव के कारण। कंकाल ऊतक की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है? कंकाल तंत्र, देखिए जब कभी भी भ्रूण बनता है या शरीर में जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ में होता है, 3-4 स्तर होते हैं उसके। ठीक है, तो जो मेसोडर्म होता है, मध्य जनन स्तर, मेसोडर्म, उस समय कंकाल ऊतक की उत्पत्ति होती है, उस समय कंकाल ऊतक का निर्माण होता है मेसोडर्म में, मध्य जनन स्तर। ठीक है, तो मेसोडर्म में कंकाल ऊतक की उत्पत्ति होती है, ये याद रखेंगे, मध्य जनन स्तर में, मेसोडर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा हृदय बना है, ऑप्शन है आपके पास, शल्की ऊतक से, संयोजी ऊतक से। शल्की ऊतक बिल्कुल एक लेयर होती है, एक कहना चाहिए ऊपर की सतह होती है। संयोजी ऊतक कनेक्टिंग टिश्यू तो है, तंत्रिका ऊतक भी है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे पेशी ऊतक, हृदय बना होता है पेशी ऊतक से, तो शल्की ऊतक तो होता ही है, और पेशी ऊतक तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन जो है वो पेशी ऊतक ही होगा। ठीक है, क्योंकि पेशी इसमें क्या करना चाहिए, हमारी इच्छाएं नहीं मतलब अनैच्छिक होती है हमारी इच्छाओं से। ऐसा नहीं कि हम बोल देंगे कि रात को 11 बजे हृदय को बोल देंगे कि तुम धड़कना बंद कर दो तो धड़कना छोड़ेगा नहीं, वो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, तो पेशी ऊतक में अनैच्छिक क्रिया होती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, ये तो मैं कह रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो यहाँ पे आपका ये संयोजी ऊतक भी होता है होगा जी, यहाँ पे तंत्रिका भी होता है। चलिए, ये ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ABCD सब में होता है। तभी तो मैंने कहा कि शल्की ऊतक जो उसका ऊपरी लेयर होता है वो शल्की ऊतक से मिलकर बना होता है। ओके, ऑलराइट। एरियोलर संयोजी ऊतक पाया जाता है, एरियोलर संयोजी ऊतक किस में पाया जाता है? तो अस्थि मज्जा में, त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर, और इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए एरियोलर किस में पाया जाता है? ठीक है, एरियोलर उस तमाम जगह पे पाया जाएगा जहाँ पे खाली स्थान होगा, जहाँ पे भी मतलब खाली जगह मिला वहाँ पे समझ लीजिए कि एरियोलर होगा। तो अगर देखा जाए तो खाली जगह की बात करें तो अस्थि मज्जा में भी, त्वचा और मांसपेशी के बीच में खाली जगह तो मिल ही जाती है, रक्त नलिका के चारों ओर भी मिल जाती है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जो भी खाली जगह होगी उस जगह खाली जगह पे एरियोलर संयोजी ऊतक पाया जाएगा। अस्थि मज्जा अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा अनुपस्थित होती है। देखिए अस्थि मज्जा कहाँ अनुपस्थित होती है, तो आपके पास ऑप्शन है, सरीसृप में, पक्षी में, स्तनधारी में, उभयचर में। तो अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो, बोन मैरो कहाँ अनुपस्थित होता है? सरीसृप में तो होता है, स्तनधारी में भी होता है, ये इसमें पक्षी में नहीं होता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पक्षी में अस्थि मज्जा नहीं होती है। ठीक है, चलिए, सो इस प्रकार से आज का ये सेशन रहा। अगर सेशन पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो की डिमांड है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।